All right, so Assalamu alaikum. So in today's lecture, we will work with another vulnerability in web application. और आज का जो हमारी टॉपिक है जो हम कवर करेंगे दैट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक जिसको हम XSS भी कहते हैं। एक मिनट दीजिएगा तो मैं XSS, ठीक है। अब वैसे तो चलिए पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट इज दैट, और फिर हम इसकी टाइप्स को स्टडी करेंगे एंड देन वील डू सम डेमो एज वेल। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक जो है ना, इट्स नॉट अ न्यू टाइप ऑफ अटैक. It was discovered, I remember, I guess, back in 2004 or maybe somewhere 5. ठीक है, वेब एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, अब ये जो अटैक है इट इज़ एन इंजेक्शन अटैक। इसका मतलब ये है, और जैसा कि नाम से भी पता चल रहा होगा, इसके अंदर हम कोई स्क्रिप्ट को यानी कि पीस ऑफ कोड को इंजेक्ट कर देते हैं वेब एप्लीकेशन के अंदर, यानी वेबसाइट के अंदर। इसके अंदर तीन मेन एलिमेंट्स हैं। ऑब्वियसली अटैकर जो ये काम करता है, और जो वेब के अंदर आपको पता है कि वी हैव टू मेन कंपोनेंट्स। एक होती है वेबसाइट जो कि किसी न किसी सर्वर के ऊपर होस्ट होती है, और दूसरा एक यूज़र जो उस वेबसाइट को एक्सेस करता है। ठीक है, सो वी हैव थ्री एलिमेंट्स इन दिस, और थ्री individuals or entities are involved in this type of attack. एंड एज आई सेड कि अटैकर जो है एक मलिशियस कोड जो है या स्क्रिप्ट, जनरली जावा स्क्रिप्ट जो है वो ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है हमारी वेब एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, HTML के साथ, तो वो जो है इंजेक्ट कर देता है। अब ये इसके अंदर जब ये अटैक पॉसिबल होता है, ठीक है, अटैक जब मटेरियलाइज हो जाता है, तो अटैकर क्या क्या काम कर सकता है। सबसे फंडामेंटल बेसिक चीज़, वो वेबसाइट को डिफेस कर सकता है। ठीक है, सेशन को हाईजैक कर सकता है, यूज़र के डेटा को स्टील कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा स्पेसिफिक वर्क, ठीक है, जो बेसिकली यूज़र को अलाउड है, ठीक है, उस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, वो काम कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, यूज़र जो है कोई पोर्टल है, ठीक है, और ये कोई लेट्स सपोज फोरम है, ठीक है, जैसे सोशल मीडिया फोरम, जिसमें लाइक आप कमेंट्स कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट यूजर्स के स्टेटस को लाइक्स डिसलाइक कर सकते हैं। तो जो जो काम विक्टिम यानी कि एक नॉर्मल यूजर जिसका वो जिस यूजर अकाउंट को यूज करके वो कोड इंजेक्ट करेगा, ठीक है, वो काम यूजर यानी अटैकर परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट को करेक्ट कर लूँ। यानी कहने का मकसद ये है कि यूज़र अकाउंट जो है वो, तो क्योंकि ये तो वेब एप्लीकेशन है जो कि एक सर्वर के ऊपर होस्ट हुई है, तो यूज़र अकाउंट का मतलब ये है कि उस वेबसाइट के ऊपर जिस यूज़र नेम और पासवर्ड से यूज़र ने इंडिविजुअल ने लॉगिन किया हुआ है, उस अकाउंट की प्रिविलेज की बात हो रही है कि उस यूज़र अकाउंट को क्या क्या राइट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने मेंशन किया, कमेंट्स कर सकता है, पोस्ट कर सकता है, लाइक डिसलाइक कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल ईमेल सेंड कर सकता है। ठीक है, तो ये वो सारे काम जो है वो अटैकर भी परफॉर्म कर सकता है। रिमेंबर, अगर याद हो आपको, अर्ली डेज के अंदर ये होता था कि हमारे पास कोई ईमेल आती थी, ठीक है ना, जब हमारे पास ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे, तो होती ये थी कि हमारे पास ईमेल आई और उस ईमेल में एक लिंक होता था। ठीक है, और हम लेट्स सपोज किसी यूज़र ने उस ईमेल पे जो लिंक है उस पर क्लिक किया, तो वो ईमेल ऑटोमेटिकली इसके कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर जितने भी यूजर्स होते थे उनको फॉरवर्ड हो जाती थी। ठीक है, तो ये अर्ली मिड 2000 सीरीज से जो है ना, ये वही वर्नेबिलिटी जो है चलती हुई आ रही है। अब चूंकि हमारे पास जो है ईमेल के ऊपर ज़्यादा कॉरस्पॉन्डेंस सिर्फ ऑफिशियल हद तक होती है मोस्टली, और नॉन ऑफिशियल या अनऑफिशियल या सेमी ऑफिशियल टाइप की जो कॉरस्पॉन्डेंस होती है वो हम लोग फॉरम्स के ऊपर और ये जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है डिफरेंट, इनके ऊपर हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अब ये जो वर्नेबिलिटी है वो ज़्यादा वाइड स्प्रेडली यूज हो जाती है
एज कम्पेयर टू अर्ली डेज में जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो ईमेल फॉरवर्ड हो जाती है। अच्छा, अब देखें, ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो मैंने क्रिएट किया है, और ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्रिएट करने का मकसद जो है वो ये है कि जनरली वेब एप्लीकेशन के ऊपर अटैक जो हैं या यूज़र को यूज़ करते हुए अटैक वेब वाया वेब आर वेरी इजी एज कम्पेयर टू अगर हम विंडोज सर्वर या लिनक्स सर्वर के ऊपर या नेटवर्क के डिवाइसेस, राउटर, फायरवॉल, स्विच के ऊपर अटैक करें। और वो किस तरह, लेट मी ऐड एन अनदर पेज। एक मिनट, एक न्यू पेज में ऐड कर देता हूँ इसमें ना। अच्छा, एक ये एम्प्टी पेज क्यों नहीं ऐड किया इसने, कॉपी कर दिया इसने। सर ये यहाँ ऐड कर दिया उसने, तो इसी पेज को हम ऊपर, तो इसी पेज को हम लिख देते हैं। लेट सपोज वी हैव अ सर्वर, और उस सर्वर के ऊपर कोई वेबसाइट होस्ट हो रही है, और यूज़र जो है उस वेबसाइट्स को अपने लैपटॉप या मोबाइल के ब्राउज़र से एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि वेबसाइट इज इन द कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक है, तो वो जो थर्ड पार्टी होती है, हम उस थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या उस इंडिविजुअल जिसकी वो वेबसाइट होती है, जनरली हम ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, जनरली हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उस थर्ड पार्टी जिसकी वेबसाइट को हम एक्सेस कर रहे हैं, विजिट करना चाह रहा है यूजर, अगर उस वेबसाइट या वो वेबसाइट ही वर्नेबल है, ठीक है ना, तो फिर व्हाट विल हैपन, जो जो हमारा यूजर है, ठीक है, उसकी मशीन या उसका ब्राउजर इजीली कॉम्प्रोमाइज हो सकता है एज कंपेयर टू अ सिनेरियो, ठीक है, जिसमें मैंने हमारे पास अगर विंडोज मशीन है, ठीक है, उसको कॉम्प्रोमाइज करना, ठीक है, या उसको ब्रीच करना एज कंपेयर टू वेब काफी मुश्किल है। लेकिन इसमें आप ये देखें कि क्योंकि दिस सर्वर इज नॉट इन अवर कंट्रोल, लेकिन अगर कोई नेटवर्क है, ऑफिस इन्वायरमेंट है, और उस ऑफिस इन्वायरमेंट के अंदर हम जो सर्वर इंस्टॉल करते हैं, वो सारे के सारे सर्वर हमारी आईटी टीम मैनेज करती है, तो उसकी सिक्योरिटी एज कंपेयर टू अ थर्ड पार्टी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट वुड बी डेफिनेटली हायर देन अ नॉर्मल वेबसाइट, क्योंकि दिस वेबसाइट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। तो अगर ये वेबसाइट ही मलिशियस है, सही है, तो फिर देयर इज नो वे टू बेसिकली प्रोटेक्ट द यूजर, और अर्ली डेज के अंदर इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। देन व्हाट विल हैपन, ब्राउजर्स के अंदर, जो हमारे मॉडर्न ब्राउजर्स हैं, ठीक है, उन ब्राउजर्स के अंदर वी हैव अ बिल्ट इन कंट्रोल। फायरफॉक्स की बात कर लें, क्रोम की बात कर लें, कि जब भी अगर यूजर अनइंटेंशनली या इंटेंशनली, दोनों सिचुएशन में अगर कोई ऐसी वेबसाइट को एक्सेस करता है जो कि मलिशियस है, तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली उसको वार्निंग दे देता है कि भाई दिस इज द कंटेंट ऑफ दिस वेबसाइट इज आर मलिशियस। तो जो पहला जो हाइपोथेटिकल सिनेरियो जो मैंने यहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश की है, उसके अंदर यही मैंने मेंशन किया है कि इट इज़ वेरी इजी टू बेसिकली अटैक अ यूज़र और अ क्लाइंट विद द हेल्प ऑफ अ ब्राउज़र, ठीक है, क्योंकि जो विद द हेल्प ऑफ द वेबसाइट, क्योंकि उसके जो वेबसाइट का जो कंटेंट है वो यूज़र के अपने कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि लाइक एनी वेबसाइट यू नेम इट abc.com, अब abc.com पर क्या चीज होस्ट हुई हुई है, दिस इज नॉट इन दी jurisdiction एंड द कंट्रोल ऑफ द यूजर हु इज विजिटिंग दिस वेबसाइट, एज कंपेयर टू अगर वो एक कॉर्पोरेट नेटवर्क में या एक इवन स्मॉल ऑफिस इन्वायरमेंट के अंदर भी अगर वो अपने सर्वर को एक्सेस करता है, तो सर्वर के ऊपर या इवन जो इन हाउस वेब एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर भी सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगे हुए होंगे। तो इंटरनेट के ऊपर जो है, आई मीन इट इज relatively more difficult to basically protect your users या users को protect करना with the help of web applications जो compromise है वो मुश्किल है। लेकिन thanks to
the browsers who have given us the support to basically filter out malicious websites. Initially तो वो वेबसाइट्स ही फिल्टर कर देते हैं ब्राउजर जो है, और अगर वेबसाइट फिल्टर नहीं करते तो लेट सपोज अगर उस वेबसाइट के ऊपर कोई malicious कोड है और वो एग्जीक्यूट होने की कोशिश करता है तो उस वक्त हमें ब्राउजर प्रॉम्प्ट कर देते हैं. बट इन डिस्पाइट ऑफ दिस एज वेल दे वुड बी सिनेरियो जिसके ऊपर एक यूजर एक ट्रस्टेड वेबसाइट को एक्सेस करता है. ट्रस्टेड वेबसाइट को आप यूँ समझ लीजिए कि जिसके अंदर अपरेंटली कोई मलिशियस कोड HTML के अंदर या जावा के अंदर या जो भी उसकी सर्वर साइड की जो लैंग्वेज है उसके अंदर एम्बेड नहीं हुआ. ठीक है, तो अब इस सिनेरियो के अंदर जो सिचुएशन है वो ब्राउजर की समझ लीजिए कि स्कोप या ब्राउजर की कैपेबिलिटीज से आउट हो जाती है. तो इस सूरत हाल में ऑब्वियसली फिर हमें वेब एप्लीकेशन के जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स हैं, हम जब वेब एप्लीकेशन लाइव करते हैं तो उससे पहले उसकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं कि इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी ना हो, ताकि ना ही ब्राउजर एंड के ऊपर यानी क्लाइंट एंड के ऊपर कोई मसला हो और ना ही सर्वर एंड के ऊपर कोई इशू हो. ठीक है, सो अच्छा, अब इसके अंदर जो आज हम चीज स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग. और इसको क्रॉस साइट इसलिए कहते हैं, वो मैंने अभी आगे चल के इसकी भी एक्सप्लेनेशन दी है. ठीक है, कि इसके अंदर मल्टीपल समझ लीजिए कि यूजर्स जो हैं, मल्टीपल यूजर का मतलब ये कि यूजर अटैकर मल्टीपल अटैकर जो है वो साइट जो है वो तो हमारी सेम है, इट इज़ नॉट का डिफरेंट साइट से रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो साइट का कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए कि एंटिटीज़ के लिहाज से है कि ये वेबसाइट है और ये विक्टिम है, और जो रिक्वेस्ट है मलेशियस कोड की वो एक दूसरी साइट से आ रही है. मैं इस फ्लो को एक्सप्लेन करता हूँ अभी कि ये फ्लो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इससे पहले एज सच इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमें याद रखनी होगी कि इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास जो वेबसाइट है वी आर एज्यूमिंग कि दिस इज़ अ ट्रस्टेड वेबसाइट. ठीक है, जिसको यूज़र नॉर्मल हालत में एक्सेस करता है. जैसे आपकी ऑफिस की वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, ठीक है, या कोई क्या कहते हैं सर्च इंजन है, या लेट सपोज कोई सोशल मीडिया की साइट है, कोई भी और इस तरह की एग्जांपल जिसको आप यूजर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता है. अच्छा, अब क्रॉस साइट इसको इसलिए कहते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर वेबसाइट तो आपकी इंटरनेट के ऊपर होस्ट हुई हुई है, ये सब एज्यूम ये कर लेंगे दिस इज इंटरनेट, और यहाँ पर आपका सर्वर है. ठीक है, इस सर्वर के ऊपर वेबसाइट होस्ट हुई हुई है, लेकिन जो मेलिशियस कोड की जो रिक्वेस्ट है वो बेसिकली एक और पाथ से एक अनदर साइट से आ रही है. ठीक है, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड क्रॉस साइट. अदरवाइज क्रॉस साइट के अगर आप एक्चुअल मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर डिफरेंट साइट्स या डिफरेंट URLs इन्वॉल्व होने चाहिए, जैसा कि हम आगे इंशाल्लाह चल के देखेंगे भी. आई प्लान टू कवर दैट पार्ट एज वेल. CSRF, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी अटैक, जिसके अंदर मल्टीपल या डिफरेंट साइट्स या क्रॉस साइट्स इन्वॉल्व होती हैं. अब XSS जो है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक जो है वो क्या है. ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक ये है कि ये यूजर है, यूजर ने एक वेबसाइट जो है एक्सेस की. ठीक है, ये वेब पेज यूजर के ब्राउजर के ऊपर लोड हो गया, और ये वेबसाइट ऑब्वियसली इंटरनेट पे किसी सर्वर पर होस्ट हुई हुई है. अब जो अटैकर है ये वेबसाइट दरअसल, ठीक है, नॉट द ब्राउजर, क्लाइंट ब्राउजर, ये वेबसाइट दरअसल ये वेबसाइट वल्नरेबल है. इस वेबसाइट के अंदर सिक्योरिटी वर्नरेबिलिटी है, और उस सिक्योरिटी वर्नरेबिलिटी की वजह से अटैकर जो है उस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, मैलिशियस कोड इंस्टॉल कर देता है इस वेबसाइट के ऊपर, या इस वेबसाइट के जरिए से यूजर के ब्राउजर में मैलिशियस कोड यूं समझ लीजिए डिस्पैच कर देता है. क्योंकि भले मैलिशियस कोड डिप्लॉय यहाँ पर हुआ हो सर्वर के ऊपर, या सर्वर के ऊपर डिप्लॉय ना हुआ हो, एट द एंड ऑफ द डे
जब ये यूजर उस वेबसाइट को एक्सेस करेगा तो कोड जो है, वो मेलिशियस कोड जो है, वो यूजर क्लाइंट ब्राउजर में रेंडर होगा। ठीक है, सही है यहां तक? अच्छा, यहाँ पर मैं in XSS attack, the malicious code has to cross the target website each time the user visit. ठीक है, that is why it is cross-site scripting attack. As compared to CSRF, जैसे मैंने एग्जांपल दी, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल साइट्स या URLs इन्वॉल्व होते हैं। In both the cases, it is the request is coming from a forge request is coming sent out। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, डैमेज के ऊपर हमने पहले भी बात कर ली है, यहाँ पर वही मैंने उन 4 पॉइंट्स को मैंने रिफ्रेश कर दिया है। ठीक है, वो क्या है, यूजर का जो कुकी है उसको स्टील कर सकता है। ठीक है, यूजर सेंड आउट रिक्वेस्ट टू एस, यानी वेबसाइट के ऊपर जो ऑपरेशंस यूजर को अलाउड हैं वो यूजर के बिहाफ पर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, और कैन इट कैन एक्सेस द एंड चेंज द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट, वेबसाइट को डिफेस भी किया जा सकता है। अच्छा, अच्छा, इसके लिए इस अटैक को मटेरियलाइज करने के लिए यूजर जो उस वेबसाइट का है उसका एक एक्टिव सेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर यूज़र ने लॉगिन नहीं किया हुआ अभी उस पेज के ऊपर, तो और वो जो वर्नेबिलिटी जो क्रॉस साइट की है, अगर वो एक खास स्पेसिफिक एरिया में है और द वेब एप्लीकेशन जिसके लिए लॉगिन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे हम पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो कुछ सर्टन फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे सोशल मीडिया की एप्लीकेशन की बात करें, कोई भी हम कमेंट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, लाइक डिसलाइक कर सकते हैं। तो ये सारी फीचर उस वक्त अवेलेबल होते हैं जब हमने लॉगिन किया हुआ होता है। तो अगेन इसके लिए हमारे पास यूजर का एक्टिव सेशन विद द वेबसाइट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, अब इसकी टाइप्स के हवाले से बात करें तो इसके अंदर अब तो जाहिर सी बात है काफ़ी वेरिएशंस आ गई हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली परसिस्टेंट एक्सेसेस, नॉन परसिस्टेंट एक्सेसेस, और इसके अलावा एक और भी आप ऐड कर लें जिसके अंदर डॉम बेस्ड एक्सेसेस, ये ज़्यादा कॉमनली जो है वो यूज होती हैं, या ज़्यादा कॉमनली जो है आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी वेबसाइट के ऊपर, इंटरनेट पर। इसके अलावा कुछ और भी सेम साइट एक्सरसाइज वगैरह जो है वो भी मैंने नीचे डॉक्यूमेंट में ऐड कर दिए हैं रीडिंग के हवाले से, ताकि अगर इसको भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, और इसमें भी कोई क्वेश्चन वगैरह निकले तो हम इसको फ्यूचर में डिस्कस कर लें। अच्छा, परसिस्टेंट का मतलब ऑब्वियसली इसका मतलब ये है, अच्छा इसको हम स्टोर्ड एक्सेसेस भी कहते हैं। ठीक है, परसिस्टेंट का मतलब यही है कि जो मेलिशियस कोड है वो अटैकर ने वेबसाइट के ऊपर डिप्लॉय कर दिया हुआ है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज persistent, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन, और यू कैन आल्सो से दैट इट इज स्टोर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि whenever a user, or you can say any user, will access that component of the website or that interface where an attacker has installed or deployed the malicious code, तो वो यूजर या वो जो सेट ऑफ यूजर जो हैं उस वर्नेबिलिटी को का एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो जाएंगे। सो दैट इज वाई जो परसिस्टेंट या स्टोर्ड एक्सेसेस है उसका जो इम्पैक्ट है होता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, एज कंपेयर टू द सेकेंड टाइप ऑफ एक्सेसेस, दैट इज रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। क्योंकि इसके अंदर अटैकर ने वेबसाइट के एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को के अंदर जो वीकनेस थी, जो वर्नेबिलिटी थी, उसको एक्सप्लॉइट कर दिया है। अब कोई भी यूजर उस साइट को एक्सेस करेगा, उस पर्टिकुलर पेज को या उस पर्टिकुलर स्क्रीन को एक्सेस करेगा, तो ही विल बी वर्नेबल और वो एक्सप्लॉइट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसके कंपैरिजन में चले मैं इसको इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई, हम इसको डिस्क्रिप्शन को भी गो थ्रू कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर हम जो है वो रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, जिसको हम नॉन परसिस्टेंट एक्सेसेस भी कहते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसकी एग्जांपल देख लें, ठीक है, तो नॉन परसिस्टेंट एक्सेसेस के अंदर हमारे पास जो अटैकर है वो सर्वर के ऊपर कोई चीज इंस्टॉल नहीं करता।
ठीक है। अगर वो सर्वर के ऊपर कोई चीज इंस्टॉल नहीं करता तो फिर मलिशियस कोड जो है, ठीक है, वो इस विक्टिम के पास कैसे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो उसका जो रीजन है, ठीक है, या उसका जो पॉसिबिलिटी है, वो अटैकर क्या करता है, एक यूआरएल जो है, एक यूआरएल विक्टिम को या यूजर को सेंड करता है। और वो यूआरएल ऑब्वियसली उसी वेबसाइट की होती है। लेट्स सपोज हमारे पास abc.com है, और abc.com का वो पर्टिकुलर स्क्रीन या वो पर्टिकुलर कंपोनेंट जिसके अंदर एक्सएसएस की वल्नरेबिलिटी है, उस यूआरएल को यूज करके एक स्पेसिफिक क्राफ्टेड स्क्रिप्ट बनाकर वो यूजर को सेंड करेगा, और यूजर जब उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो तब वो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट होगी। इसके लिए अगेन रिक्वायरमेंट वो यही है कि यूजर के पास एक एक्टिव सेशन उस वेबसाइट के ऊपर उस वक्त होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है रिफ्लेक्टेड के अंदर और परसिस्टेंट के अंदर। तो परसिस्टेंट को मैं अगर थोड़ा सा ये इसकी थ्योरी को भी देख लें कि इन persistent XSS attack, attacker can directly send the data to the target website which store the data in the persistent storage, यानी कि वेबसाइट के किसी कंपोनेंट के ऊपर वो चीज स्टोर हो जाती है। और कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं और उसी कॉमन जो एक मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा इसका पूरा एक टेस्ट इन्वायरमेंट जिसको हम यूज कर सकते हैं, कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप यूज़र जो है लॉगिन करने के बाद अपना प्रोफाइल में अपना पिक्चर, ठीक है, या अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह अपडेट करता है, ठीक है। या इसके साथ साथ जो है कुछ कमेंट पोस्ट कर सकता है, जैसे हम अमूमन फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, या कमेंट के ऊपर फीड अपना फर्दर फीडबैक पोस्ट कर सकता है। तो जहां पर भी यूजर को हम ये प्रिविलेज या ये फंक्शनैलिटी देते हैं कि वो कोई कंटेंट पोस्ट करे, तो दे मे बी अ पॉसिबिलिटी कि वहां पर एक्सएसएस यानी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट हो सकती है अगर इनपुट वैलिडेशन प्रॉपरली नहीं परफॉर्म हुई हुई या इनपुट के ऊपर फिल्ट्रेशन नहीं लगे हुए। क्योंकि स्टोर्ड के लिए समथिंग मस्ट शुड बी स्टोर्ड ऑन द सर्वर, या जो भी डेटाबेस यूज हो रहा है जहां पर यूजर को ये प्रिविलेज दी जा रही है, फंक्शनलिटी दी जा रही है कि वो अपना प्रोफाइल या अपने कमेंट को स्टोर कर सकें। सो परसिस्टेंट एक्सेस वहां पर पॉसिबल है जहां पर हम यूजर को कोई चीज लिखने के लिए, कोई फीडबैक देने के लिए हम कोई फील्ड या फंक्शनलिटी दे रहे हैं। तो फर्स्ट फेज, इसके अंदर दो मेन फेजेस होते हैं परसिस्टेंट के अंदर। परसिस्टेंट के अंदर पहले फेज के अंदर अटैकर जो है कोई मैलिशियस कोड उस सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर देता है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप के अंदर जब भी कोई भी यूजर उस पर्टिकुलर पेज को, उस पर्टिकुलर इंटरफेस को एक्सेस करेगा, तो फिर वो उसका जो वो यूजर जो है वो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो जाएगी। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल भी दी प्रोफाइल वाली या कमेंट वाली। These channels are supposed to be data channels, that is only data are sent through this channel. Unfortunately, data provided by users are often contain HTML markups as well. जैसा कि हम लोग बहुत बहुत दफ़ा कमेंट करते हैं, तो कमेंट की फील्ड जो होती है या पोस्ट करने वाली जो फील्ड होती है, उसके अंदर हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं फॉन्ट को, इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो दे मे बी ए पॉसिबिलिटी कि अगर वहाँ पर प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हुई हुई तो स्टोर्ड एक्सेस हो, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो नॉन परसिस्टेंट, जिसको हम रिफ्लेक्टेड एक्सेस भी कहते हैं, तो रिफ्लेक्टेड एक्सेस इस समय इसको इसलिए कहते हैं कि इस टाइप ऑफ अटैक के अंदर जनरली ये अटैक वहां पर या ये वर्नेबिलिटी वहां पर ज्यादा कॉमनली पाई जाती है जहां पर हम यूजर को अलाउ करते हैं कि वो कोई चीज टाइप करे,
ठीक है। और टाइप करने के बाद ABCXYZ टाइप करने के बाद हम उसके कंटेंट को वहीं पर रिफ्लेक्ट बैक कर दें, ठीक है, वहीं पर उसके कंटेंट को शो कर दें। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी ऐड की है यहाँ पर। जैसे हम गूगल पे जाते हैं और गूगल पे जाने के बाद हम कोई कीवर्ड टाइप करते हैं, और अगर हमें वो गूगल को वो कीवर्ड मिलता नहीं है तो गूगल हमें खुद से सजेशन दे देता है कि डिड यू मीन दिस, ठीक है। तो अब ये जो इनपुट है, ये जो स्ट्रिंग है, ये वो इनपुट था जो यूजर ने खुद टाइप किया था पहले इनपुट देते हुए। दिस स्ट्रिंग वॉज एक्चुअली गिवन बाय द यूजर इन दिस टेक्स्ट एरिया। तो अगर इस टेक्स्ट एरिया में इनपुट फिल्ट्रेशन या इनपुट वैलिडेशन प्रॉपरली नहीं हुई और यूजर जो है वो कोई मैलिशियस कोड या स्क्रिप्ट यहाँ पर लगाने की अगर उसको मौका मिल जाता है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एक्सेस, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन? So if a website which with such a reflective behavior doesn't scrutinize, ठीक है, ठीक है, गुड है। अच्छा, attacker can put JavaScript code, ठीक है, in the input, so when the input is reflected back तो JavaScript जो है execute हो जाएगी। और it should be noted that the code bearing input must send from the target victim machine, ठीक है। जो विक्टिम मशीन है, जो यूजर लॉगिन हुआ हुआ उस मशीन से उस कोड को या उस स्क्रिप्ट को भेजना पड़ेगा, तो तब ये मटेरियलाइज होगा। एक्टिव सेशन जैसे मैंने पहले जिक्र किया, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो ऑब्वियसली मस्ट है। नॉर्मल सिनेरियो के अंदर जब हम कोई क्यूरी वगैरह सर्च करते हैं तो दिस इज द नॉर्मल सिनेरियो। लेकिन अटैक सिनेरियो में क्या होगा कि यूजर ने पहले से लॉगिन किया हुआ है और अटैकर ने एक मेलिशियस यूआरएल भेज दिया जिसके अंदर स्क्रिप्ट कोड जो है एम्बेड हुआ है, ठीक है। और यूजर ने पहले से लॉगिन पहले से किया हुआ है। अब जब यूजर उस स्क्रिप्ट कोड को क्लिक करेगा, मे बी वो स्क्रिप्ट कोड ईमेल के जरिए से भेजे या फॉर एग्जाम्पल मोबाइल है तो व्हाट्सएप के जरिए से भेज दे, और वो यूजर जो है वो मोबाइल ब्राउजर में ही वो वेबसाइट अगर ओपन करता है, ठीक है, तो वो वल्नरेबिलिटी फिर एक्सप्लॉइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आई गेस तो कि मैंने कोई एग्जांपल ऐड कर दी हैं, और उसके अलावा जो सेकेंडरी या समझ लीजिए इसके बाद वाली जो टाइप ऑफ वर्नेबिलिटीज हैं, टाइप ऑफ एक्सेसेस हैं, स्टोर्ड के बाद रिफ्लेक्टेड हो गई, डॉम बेस हो गई, सेल्फ एक्सेसेस वगैरह, उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड कर दी है। हम इसकी ऊपर बाद में आते हैं। जो अब हम मेन जो चीज़ है वो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसकी डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक जो है टेबल मैंने आखिर में ऐड किया है, वो टेबल हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं, पर्टिकुलरली स्टोर्ड एक्सेसेस और रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और उसमें जैसे कि सबसे पहले ये जो मलिशियस कोड है वो इंजेक्ट कहाँ पर होगा, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो स्टोर्ड एक्सेसेस के केस के अंदर मलिशियस कोड या तो सर्वर के ऊपर, या सर्वर अगर डेटाबेस यूज कर रहा है यूजर के कमेंट्स या प्रोफाइल को, या जो भी यूजर पोस्ट कर रहा है कंटेंट उसको स्टोर करने के लिए, तो वो कोड जो है वो डेटाबेस के अंदर या सर्वर के ऊपर डिप्लॉय होगा। जबकि रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस के अंदर कोड कहीं पर डिप्लॉय नहीं होता, कोड यूआरएल के अंदर या रिक्वेस्ट का पार्ट बनाकर अटैकर यूआरएल जनरेट करता है। इसके अलावा जो सबसे मेन जो इसमें इम्पैक्ट है, ठीक है ना, या सबसे मेन जो बड़ा रिस्क है वो ये कि स्टोर्ड एक्सेसेस में एज मैनी यूजर्स एज दे विल एक्सेस द पेज, वो अफेक्ट हो जाएंगे। अगर एक यूजर उस पेज को एक्सेस करता है और 1000 यूजर्स उस पेज को एक्सेस करते हैं तो 1000 यूजर जो है वो एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, अफेक्ट हो जाएंगे। जबकि रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस के अंदर सिर्फ वही यूजर इफेक्ट होगा जो मलेशियस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा। तो ये एक बहुत जो है ना फंडामेंटल डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू द इम्पैक्ट ऑफ दिस वर्नेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, तो आइए अब हम थोड़ा सा देखते हैं डेमो के पॉइंट ऑफ व्यू से
तो डेमो के लिए मैंने वर्चुअल मशीन जो है मेटास्प्लॉइटेबल वो स्टार्ट की हुई है, ठीक है। और इसके अलावा हाँ 108 ये 10 और कारी लिनक्स भी चल रही है मेरे पास, ठीक है। इसकी आईपी 112 है, ठीक है। हम एक्सेस कर लेते हैं DVWA का पेज। आई थिंक 108 है उसमें। और DVWA एडमिन और उसका पासवर्ड सिंपल पासवर्ड है, ठीक है। अच्छा, उस दिन यानी लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर किया था विद रिस्पेक्ट टू कमांड इंजेक्शन, ठीक है, कमांड एग्जीक्यूशन। यहाँ पर आप पिंग वगैरह चला सकते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली इनपुट सैनिटाइजेशन जो है फिल्ट्रेशन वो प्रॉपरली नहीं हुई हुई थी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सिक्योरिटी के 3 लेवल्स हैं, लो सिक्योरिटी लेवल, मीडियम और हाई। अभी इसकी इस पेज की जो सिक्योरिटी है वो लो हुई हुई है, ठीक है। और सबसे पहले हम चले रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस के अंदर आपको पता है कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस में सर्वर के ऊपर हम कोई चीज़ पोस्ट यानी अटैकर कोई चीज़ पोस्ट नहीं करता, कोई चीज़ स्टॉल नहीं करता मैलिशियस कोड, बल्कि व्हाट हैपेंस एक्चुअली अटैकर को यूआरएल जनरेट करेगा जिसके अंदर मैलिशियस कोड स्क्रिप्ट उस यूआरएल का पार्ट होगा। अच्छा, अब ये जो इंटरफेस है इसके अंदर वो हमसे वो कह रहे हैं व्हाट्स योर नेम, मैंने कहा ओके फाइन माय नेम इज अंजुम, ठीक है। सबमिट किया मैंने, उसने मुझे एक वेलकम मैसेज भेजा, ठीक है, हेलो अंजुम। तो इसका मतलब ये है कि ये वही सिनेरियो है कि जिसके अंदर वेबसाइट जो है वो यूजर से इनपुट ले रही है और जब रिस्पॉन्स के अंदर उसी इनपुट को रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इस वेबसाइट के अंदर रिफ्लेक्टेड एक्सेस या रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको पता होगा कि हमारे पास आप ऑलरेडी माशाल्लाह आपका तो डोमेन ही वेब डेवलपमेंट रहा है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमें कोई स्क्रिप्ट रन करनी होती है तो हम स्क्रिप्ट को इस तरह रन कर सकते हैं। स्क्रिप्ट उसके बाद स्क्रिप्ट का टैग आ गया, उसके बाद मेथड। अब मेथड में आप कोई भी मेथड जो आप चाहें, ठीक है। जनरली जब आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं और चेक करने की कोशिश करते हैं कि इस वेबसाइट के अंदर एक्सेस एग्जिस्ट कर रही है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, तो हम अलर्ट का मेथड, अलर्ट का फंक्शन जो है वो कॉल कर लेते हैं। अलर्ट सिंगल कॉलन या जो भी आप लिखेंगे वो आ जाएगा, सिंगल कॉलन क्लोज सेमी कॉलन, और उसके बाद स्क्रिप्ट का टैग हमने बंद कर दिया, ठीक है। तो ये हम टाइप करेंगे और हम देखेंगे कि हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। हम्म हम्म देखिए ये टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है असल में ना। रिएक्ट में अलग से लाइब्रेरीज मौजूद हैं। अगर आप रिएक्ट की बात करें कि जो आपकी कोडिंग के जो मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, तो उनके ऊपर एक या तो रैपर फंक्शन वो प्रोवाइड कर देती हैं, या वो आपको बता देती हैं कि या वो
ऐसे मेथड प्रोवाइड करती हैं जो ऑलरेडी सिक्योर्ड होते हैं। और आप अगर डॉट नेट की बात करें कि आपको डॉट नेट का कोई लाइब्रेरी यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी ये फंक्शन प्रोवाइड करता है, तो इसमें वही बात है कि ये डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी कौन सी है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें टेक्नोलॉजी वाइज जो है फिर हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है राइट लाइब्रेरीज। तो इसके अंदर एक अप्रोच तो वो यही है कि आप लाइब्रेरीज को यूज़ करें, ठीक है, वो जो कि सेफ हैं, और ख़ास तौर पर उनके वो मेथड यूज़ करें जो डेप्रिकेट नहीं हुए हुए, जो वर्नेबल नहीं है। फिर दूसरा इसमें ये बात है कि हम लोगों ने अभी तक इस कोर्स के अंदर वेब के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी बात की है वो मैनुअल पेनिट्रेशन टेस्टिंग के हवाले से हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें अब जैसे कि आपके आज आपने भेजा भी था क्लॉड का, ठीक है, तो आप क्लॉड या कोई भी एआई टूल अगर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आप सोर्स कोड को रिव्यू भी करवा सकते हैं। मैं अभी रिसेंटली एक एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, बल्कि मतलब काम करना शुरू किया है, क्लॉड को यूज़ करके बिल्ड करना शुरू की है। एंड क्लॉड टू बी ऑनेस्ट इज रियली सरप्राइजिंग, ठीक है। तो अब चीज़ें ज़ाहिर सी बात इसी तरफ जा रही हैं। आज से पहले जब हम इस तरफ बात करते थे और अभी भी हम करते हैं, ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट इतनी बड़ी है आईबीएम का ऐप स्कैन, और ऐप स्कैन के अंदर जो सोर्स कोड रिव्यू का जो मॉडल है, ठीक है ना, का जो सोर्स कोड रिव्यू वाले जो मॉड्यूल है, उसके अंदर ऑब्वियसली यही चेक्स लगे हुए हैं कि वो उसने चेक ये करना है कि आपने अगर आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो आपने इनपुट को फिल्टर कैसे कर रहे हैं, ठीक है, आपने कौन से मेथड्स को यूज़ किया है, वो जो वेरिएबल आपने यूज़ किया है उस वेरिएबल की लेंथ कितनी है, या टेक्स्ट फील्ड की लेंथ कितनी है। ऐसा तो नहीं है बफर ओवरफ्लो या टेक्स्ट ओवरफ्लो हो जाएगा, फजिंग एंड एवरीथिंग ना। तो इसमें दो अप्रोचेज हैं। अब एक अप्रोच तो वो ये है कि आप सेफ लाइब्रेरीज को यूज़ करें, और उन सेफ लाइब्रेरीज में अगर आपके पास जो है एज सच कोई लाइब्रेरी नहीं है तो आप एटलीस्ट जो ओपन लाइब्रेरीज भी हैं उनके अंदर उन फंक्शंस या उन मेथड्स को कॉल करें विच आर सपोज कंसिडर्ड एज सेफ। या आप दूसरी अप्रोच ये है कि हम सोर्स कोड रिव्यू करवाएं, और अब सोर्स कोड रिव्यू के लिए आपको आई बिलीव आईबीएम का ऐप स्कैन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम वो काम क्लाउड के ज़रिए से भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी ये स्क्रिप्ट आपने डाली, यहाँ पर अलर्ट का उसका फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर आपने कोई भी इनपुट दिया, ये टैग आपने फिर क्लोज किया। रिमेंबर जो हमने इस वक्त वेबसाइट का सिक्योरिटी लेवल रखा हुआ है वो लो रखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको सबमिट करूंगा, ठीक है, तो उसने मुझे एक पॉपअप दे दिया, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। तो इसका अगर हम व्यू पेज करके देखें तो आप ये देखेंगे व्यू पेज के अंदर सिंपल किसी किस्म का इनपुट वैलिडेशन या फिल्ट्रेशन नहीं हुई भी, ठीक है। उसने सिंपल नेम के वेरिएबल के अंदर जो है इनपुट ले लिया और उसको जो है वापस जो है क्या कहते हैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया है। तो ये ऑब्वियसली एक बड़ी वीकनेस है। तो अब अगर हम इसका थोड़ा सा, मैं जो हूँ सिक्योरिटी लेवल जो है वो अगर लो से अगर मैं मीडियम की तरफ आऊँ तो ऐसे तो डेटाबेस सेटअप है, हाँ, सिक्योरिटी सिक्योरिटी लेवल, ठीक है। तो अगर हम इसको लो से मीडियम की तरफ करें, ठीक है। अच्छा, मैं लो से पहले मीडियम करने से पहले मैं वापस जाना चाहूँगा, क्योंकि ये तो वर्नेबिलिटी तो हमने चला कर दिखा दी, मतलब, लेकिन रिफ्लेक्टेड में हमने ये भी देखना होता है कि जो अगर हम इस लिंक को दूसरे टैब में ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसका बिहेवियर जो है वो क्या है, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गई है। अब मैंने इस यूआरएल को यूजर को दे दिया और उसको बोला कि भाई इस यूआरएल को ओपन करो, ठीक है। रिमेंबर यूजर का एक्टिव सेशन ऑलरेडी बना हुआ है, हमने इस यूआरएल को बहुत सुगर कोड रैपर वगैरह चढ़ाकर ईमेल के लिंक में डाल के उसको भेजा, ठीक है। अब जब वो इस पर क्लिक करेगा तो ये पॉपअप ये स्क्रिप्ट उसके पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, अब ये आपके सामने मैंने आपको बताया कि ये एक सिंपल अलर्ट का मेथड हमने कॉल किया है। एक और मैंने एग्जांपल आगे
ऐड की हुई है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम कुकी कैसे स्टील कर सकते हैं यूज़र की, ठीक है, विद सम मॉडिफाइड स्क्रिप्ट। अभी कुछ देर में अभी देखते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब वंस यू कैन एग्जीक्यूट अ स्क्रिप्ट, इसका मतलब ये है कि इफ़ यू हैव सम गुड वेब एक्सपीरियंस प्रोग्रामिंग के हवाले से, तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे यूज़र की कोई आपने उठा ली, ठीक है, या डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया, या आपने वेब उसके बिहाफ के ऊपर, यूज़र के बिहाफ के ऊपर आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं उस तरफ जाऊं, मैं इसके वेबसाइट की जो सिक्योरिटी लेवल है, हम इसको कर देते हैं मीडियम और सबमिट, ठीक है। सबमिट करने के बाद मैं वापस रिफ्लेक्टेड एक्सेस के उस पर आ जाता हूँ, और इसमें पहले हम चला के देखते हैं कि हमारी जो प्रीवियस स्क्रिप्ट थी वो रन हो रही है या नहीं। ये कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, वो रन नहीं हुई, उसने अलर्ट, और फिर वो हमारा जो मेथड की जो पैरामीटर था वो एज इट इज पेश कर दिया। इसका मतलब ये है कि उसने बेसिक या कुछ लेवल की जो फिल्ट्रेशन है वो उसने अब इनेबल हो गई है, उसने डेवलपर ने इस पेज के ऊपर लगा दी है। अब व्यू पेज करते हैं, ठीक है। तो व्यू पेज करने से हमें पता चल जाएगा कि इसमें यूजर ने जो है वो क्या डेवलपर ने क्या फिल्ट्रेशन लगाई है, ठीक है। तो जो डेवलपर है उसने सिंपल स्ट्रिंग रिप्लेस के फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है, और एम्प्टी स्ट्रिंग से इसको रिप्लेस कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जब भी इनपुट फील्ड के अंदर स्क्रिप्ट का टैग उसको मिलेगा, तो वो उसको सिंपल जो है वो क्या कहते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देगा। और इसमें मज़े की बात जो है वो ये है कि आप ये देखें कि इसमें जो ज़ाहिर सी बात है, ये वेबसाइट बनाई ही ट्रेनिंग के पर्पज़ के लिए गई है। अ, तो इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जो रिप्लेसमेंट हो रही है वो सिंपल जो है वो स्क्रिप्ट के टैग के ऊपर हो रही है, ठीक है। और इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो उसको एज इट इज जाने दिया जा रहा है, और इसके, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी, बिल्कुल आपने सही स्पॉट ऑन किया है। जब हम इसको स्क्रिप्ट को कैप्स में लिखेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। स्क्रिप्ट, ठीक है, ओपन अलर्ट। अब भले ये जो इसका क्लोजिंग टैग है, भले उसको आप स्मॉल में लिख दें, क्योंकि उसने उसके ऊपर कोई फिल्ट्रेशन रिप्लेसमेंट का फंक्शन नहीं लगाया हुआ। यू कैन सी दैट, ठीक है। अच्छा, कौन सा मेथड? सही सही सही। अच्छा, तो इसमें अगर मैं इस वेबसाइट का अब जो लेवल है वो अगर मैं हाई करूं, लेट्स से कि हाई के ऊपर क्या चेक्स उसमें लगाते हैं। व्यू कोड तो हमने इसका करके देख लिया है, ठीक है, कि वो सिंपल वो स्ट्रिंग को रिप्लेस किया हुआ है। तो ये मैंने जो है इसका लेवल अब हाई कर दिया है, और इसके अंदर रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस के अंदर आ गए, एंड लेट्स सी इफ द पेज, व्यू पेज करके देखते हैं पहले इसके पेज में क्या है। अच्छा, अब ये देखें कि अब इसने जो हमारे पास HTML स्पेशल करेक्टर्स हैं, ठीक है ना, वो उसने फंक्शन कॉल किया है, और ये जो जितने भी स्पेशल करेक्टर्स हैं, ठीक है, वो उसने इसको इग्नोर कर देगा, स्पेशल करेक्टर्स को, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको स्क्रिप्ट को बड़ा करके लिखूं या छोटा करके लिखूं, अ, अब इससे जो है उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। उसने सिंपल उस फंक्शन के अंदर इनपुट दिया, और उसने जो भी इस फंक्शन की जो वर्किंग थी उसके मुताबिक उसने इनकोड किया, या उसको बैक स्लैश लगा के हम जब जैसे
फिल्टर कर देते थे बैक एस्केप सीक्वेंस से, उसने इसको कन्वर्ट किया, जो भी किया। तो नाउ यू कैन सी दैट के जो हमने टाइप किया था वो एज इट इज जो है वो हमें मिल गया यहाँ पर। ठीक है। अच्छा अच्छा, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस के अंदर एक और चीज मैंने ऐड की हुई आज के सेशन के अंदर, और वो मैंने की है कुकी स्टेलिंग के हवाले से। ठीक है। अच्छा, कुकी स्टेलिंग के हवाले से जो है वो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हमें शायद उसको, हाँ उसको मैं मीडियम लेवल पे ले जाता हूँ सिक्योरिटी को, या इसको लो कर देता हूँ टेस्टिंग के लिए। मीडियम कर देता हूँ चलें। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करेंगे। और ये फंक्शन अगर आपने थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करें, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो एचटीएमएल राइटिंग में, एचटीएमएल राइटिंग में हम इसको यूज़ करते हैं अगर हमने एचटीएमएल राइट करनी हो। ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं, इमेज का हमने एक टैग दिया। ठीक है। और हमने कहा भाई ये सोर्स यहाँ पर इमेज पड़ी हुई है, हालांकि यहाँ पर कोई इमेज नहीं है। वी हैव टू सेटअप अ एचटीटीपी सर्वर। हम एक स्मॉल एचटीटीपी सर्वर सेटअप करेंगे। कोई भी पोर्ट आप इसको दे सकते हैं, 8000 टू 8080 10,000। और उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट कुकी जो है इस HTML के गेट की रिक्वेस्ट के अंदर हम बेसिकली इसका पार्ट बनेगी गेट की रिक्वेस्ट के अंदर। ठीक है। और दैट्स इट। ठीक है। तो इसको कैसे करने के लिए वी हैव टू वी हैव टू लॉग इन ऑन काली काली के ऊपर लॉग इन कर लें, या अगर आपके पास कोई और मशीन है। ठीक है। और यहाँ पर हम सिंपल पाइथन को यूज़ करके हम जो है, पाइथन को यूज़ करके हम सिंपल एक HTTP सर्वर इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। M इज बेसिकली फॉर द मॉड्यूल। ठीक है। HTTP डॉट सर्वर। अब हम जो कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, CMD लेट्स सपोज गेट सॉरी टेलनेट 192.168.0.112 पोर्ट 8000, वो बेसिकली यहाँ पर आएगा। सिंपल गेट और पोस्ट की रिक्वेस्ट बिल्कुल चल सकती है यहाँ पर। तो कोड 400 मैसेज बैड रिक्वेस्ट, ये मैंने कुछ टाइप किया था, इट वाज नॉट अ स्टैंडर्ड HTML, सॉरी इट वाज नॉट अ स्टैंडर्ड HTTP, तो उसने मेरे कनेक्शन को ब्रेक कर दिया। ठीक है। अब वी हैव अ HTTP लिसनर लिसन ऑन पोर्ट 8080, सॉरी पोर्ट 8000। और अब इस 8000 पोर्ट के ऊपर हम जो है रिक्वेस्ट करेंगे फ्रॉम आवर ब्राउजर। अच्छा, ब्राउजर पे रिक्वेस्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए यहाँ पर एक वाइट शार्क सेशन को भी मैं रन करना चाहूँगा। वाइट शार्क, ये आ गया हमारे पास वाइट शार्क। और मैं यहाँ पर जो है आईपी है मेरे पास 108, और इसका HTTP का जो ट्रैफिक है हम इसको फिल्टर कर लेते हैं, यानी हम कैप्चर कर लेते हैं HTTP के ट्रैफिक को। वाईफाई इंटरफेस के ऊपर जो है वो मैंने फिल्ट्रेशन लगा दी है। स्टार्ट मैंने किया तो ऑब्वियसली बहुत सारा ट्रैफिक जा रहा है। मैं यहाँ पर HTTP की बहुत ट्रैफिक होगा, तो IP.addr, और उसमें मैं IP दे देता हूँ 108। तो सिर्फ 108 का जो ट्रैफिक है मुझे यहाँ मिलेगा। और साथ में मैं टेस्ट करने के लिए कि ये फिल्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो पिंग 192.168.0.108 करके देखते हैं। तो मेरे पास लास्ट टाइम भी यार ये आई गेस मसला आ रहा था कि वाइट शार्क हमारे इस ट्रैफिक को पिंग का गया, पिंग का रिप्लाई आया, लेकिन ये पकड़ नहीं रहा था। रुको, ICMP अगर मैं उठाता हूँ, सिंपल ICMP पैकेट्स, ICMP भी नहीं पकड़ रहा, शो नहीं कर रहा। हो
होस्ट पे फिल्टर लगाता हूँ मैं। अगर होस्ट होस्ट इज नॉट अ वैलिड वर्ड ना, ये उस पे चल जाएगा। वहां पर चले, ऐसा करता हूँ मैं। मैं मेटा स्पॉटेबल मशीन पर पुट्टी का सेशन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। वहां पर हमें ये ट्रैफिक जो है वो मिल जाना चाहिए, 192.168.0.108 और MSF एडमिन, ठीक है, सही है। और sudo su MSF एडमिन, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब मैं सिंपल टीसीपी डम्प जो कि लिनक्स में पैकेट कैप्चरिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, -nn, यानी कि मैं होस्ट की रेजोल्यूशन, होस्ट नेम की रेजोल्यूशन और पोर्ट की रेजोल्यूशन हम -nn से खत्म कर देते हैं, वरना फिर डीएनएस की क्यूरी जाती है और वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है आईपी एड्रेस को रिवर्स लुकअप करके। और मैं यहाँ पर अभी फिल्टर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल पोर्ट 80 के ट्रैफिक को, ठीक है। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, पहले चेक कर लेता हूँ कि आईसीएमपी का ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी कि पिंग का, ठीक है। ये मैंने पिंग का फिल्टर लगाया और मैं यहाँ पिंग करके देखता हूँ कि क्या ये पकड़ पाता है, तो इसके पास पूरा पैकेट आ रहा है, ठीक है। तो दैट्स गुड। अब मैं सिंपली करता हूँ, इस फिल्टर को हटा देता हूँ। इस फिल्टर को हटाने के बाद मैं अब पोर्ट 80 के ऊपर यानी कि फिल्टर लगा देता हूँ। और साथ में मैं एक और कीवर्ड यूज करूंगा, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इसकी फाइल बन जाए, जो कुछ भी पोर्ट 80 पर आए और वो मैं लिसन करूं, तो वो मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ फाइल स्टोर हो जाए, ताकि मैं पीकैप बनाकर बाद में इसको एनालाइज कर लूं। तो मैं इसको कर देता हूँ http.pcap, ठीक है, और सॉरी -sw -s0 और -w। S0 का मतलब ये होता है कि मैं चाहता हूं कि इस फाइल के अंदर इंटायर पैकेट जो कैप्चर किया है टीसीपी डंप ने, वो स्टोर हो। और उसके बाद -w क्या कहता है, फाइल का नाम, ठीक है। तो अब जो है, अब जो कुछ भी पोर्ट 80 के ऊपर आ रहा है या आएगा, वो कंप्लीटली इस फाइल के अंदर http.pcap के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, मैं सिंपल यहाँ पर लेट सपोज सिंपल ब्राउजिंग करके देखता हूँ, यानी कोई पेज एक्सेस करता हूँ, रिफ्लेक्टेड एक्सेस का पेज ही एक्सेस किया और मैंने यहाँ पर अपना सिर्फ नाम लिखा, ठीक है, ठीक है। उसने मुझे आउटपुट भी भेज दिया। वापस मैं अब टर्मिनल पर जाता हूँ और मैंने इसको कंट्रोल सी करके रोक दिया। नाउ इट सेज कि 42 पैकेट्स आर कैप्चर्ड बाय द फिल्टर, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसको देखने का तरीकाकार क्या है, क्योंकि हमारे पास इस मशीन के ऊपर तो वाइल्डशार्क नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये तो इस मशीन के ऊपर और सर्वर्स के ऊपर अमूमन वाइल्डशार्क नहीं होता। तो इसको देखने का तरीकाकार ये है कि ईदर वी हैव टू सेंड दिस pcap फाइल टू गाली लिनक्स, या हम इसको विंडोज में ले लें, उठा लें, या हम इसको यहीं पर विद द हेल्प ऑफ CLI टूल्स जो अवेलेबल हैं, हम उन टूल्स की मदद से उसको एनालाइज कर लें। तो इसमें टीसीपी डम और स्ट्रिंग कमांड को मैं रेफर करना चाहूँगा। टीसीपी डम का -r पैरामीटर जब हम पास करते हैं, उसके बाद फाइल का नाम देते हैं, ठीक है, तो वो जो जो कुछ भी इस फाइल के अंदर होता है वो हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। अच्छा, मेरा ऑब्जेक्टिव असल में ये था कि हम एचटीटीपी के ट्रैफिक को एनालाइज करें, देखें कि एक्चुअली ट्रैफिक गया क्या है। तो इसके अंदर तो हमें ट्रैफिक इतना नहीं मिल रहा, तो इसका हम ऐसा करते हैं कि साथ में टीसीपी डम के साथ हम ऐसा करते हैं, माइनस में हेल्प लेकर मैं हमें -v ऑप्शन से हम इसका वर्बोज मोड ऑन कर लेते हैं, जिसमें मुझे इंफॉर्मेशन जो है ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है। -vv भी कर देते हैं।
TCP डम माइनस आर HTTP.pk माइनस VVV, ठीक है। तो ओके, अच्छा अभी भी देखें हमें वो हेडर की इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है, मजीद हमें HTTP का जो पेलोड इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिल रही हमें। तो दूसरी कमांड हम ट्राई करते हैं स्ट्रिंग्स की। स्ट्रिंग की कमांड है, इससे हम जो इस फाइल के अंदर जो स्ट्रिंग्स है एसकी ट्रैफिक डेटा है वो हम रीड कर सकते हैं, http.pcap, राइट। अब ये इसने हमें कुछ बेहतर आउटपुट दिया है, और इसके अंदर आप ये देखिए कि चूँकि हमने ट्रैफिक पूरा कैप्चर किया था, ये पूरी कन्वर्सेशन है, ऑल्दो ये थोड़ी सी मिक्स हुई है, सेंड और रिसीव जो कुछ भी हुआ है। तो यहाँ से हम रीड करने की कोशिश करते हैं। ये गेट की रिक्वेस्ट थी और ये कुकी है, ठीक है ना। ये वो कुकी है जो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि ये हमें, क्योंकि तो हमने पूरा समझ लीजिए कि उस विक्टिम मशीन के ऊपर या सर्वर के ऊपर बैठकर पैकेट को फिल्टर को कैप्चर कर लिया ना। तो हमें ये कुकी, हमें जाहिर सी बात है मेरी मशीन से जो पैकेट जा रहा होगा, अगर वो HTTP के ट्रैफिक है, तो कोई भी बंदा अगर उसको कैप्चर कर लेता है तो उसको वो एनालाइज कर सकता है, उसको एक्सेस मिल जाएगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो कुकी की इंफॉर्मेशन है, वो कुकी की इंफॉर्मेशन या ये कुकी की जो डिटेल है वो हम XSS की जो वर्नरेबिलिटी है उसके जरिए से हम एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने काली लिनक्स के ऊपर, दिस इज द काली लिनक्स, हमने एक लिस्नर चला दिया पोर्ट 8000 के ऊपर, ठीक है। और ये पोर्ट 8000 के ऊपर HTTP सर्वर है, मतलब जो STT प्रोटोकॉल है ये इसकी कमांड को समझता है, ठीक है। और हमने हमने क्या किया, अब मैं जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, यस, ये पूरी स्क्रिप्ट है, ठीक है। ये स्क्रिप्ट वही स्क्रिप्ट है, ये हमने स्क्रिप्ट का टैग आ गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट HTML को राइट करने के लिए यहाँ पर हमने एक इमेज का टैग, समझ फेक इमेज का टैग ओपन किया। हमने कहा भाई इस सोर्स से जो है इमेज उठा लो, इस सोर्स के ऊपर हमें पता है कि कोई इमेज तो है नहीं, बल्कि हमने सिंपल इस सोर्स के से गेट की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, लेकिन बेसिकली साथ में हम अपना कुकी भी भेज रहे हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। और व्हाट विल हैपन, कुकी हमारे पास वहाँ पर कैप्चर हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पर कोई इमेज तो पड़ी भी नहीं है, तो इमेज जो डिस्प्ले होगी वो कोई भी इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। तो आई जस्ट कॉपी इट, पेस्ट इट इन, अच्छा पेस्ट इट इन दी टेक्स्ट एरिया, कंट्रोल V, ठीक है, सबमिट। अच्छा अब यहाँ पर तो इमेज जाहिर सी बात है कोई इमेज तो एक्सेस कर नहीं रही, ठीक है। तो यहाँ पर खाली आ गया, और हमारे पास सर्वर के ऊपर हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट कुकी की मदद से हमें ये यूजर के जो कुकी इंफॉर्मेशन है वो मिल गई, ठीक है। ये वो कुकी है, ठीक है। सिक्योरिटी इक्वल टू मीडियम, और ये आगे जो जाहिर सी बात है उसने वो स्पेस लगा दिया है, HTML को आप %20 इज कंसिडर्ड एज अ स्पेस, ठीक है। उसके बाद PHP सेशन ID दिस। अच्छा ये जाहिर सी बात है ये एक सिंपल टेक्निक है, तो अब इसको सिक्योरिटी के लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जैसे HTTP ओनली वगैरह के टैग अगर आप यूज़ करेंगे तो आप फिर इस तरह जो कुकी इंफॉर्मेशन है वो आप इतनी आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन? ठीक है, फाइन। अच्छा तो नेक्स्ट जो है वो, इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल बंद, और इसकी स्क्रीन को मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज क्लियर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो है वो हम कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि स्टोर्ड एक्सेसेस की। स्टोर्ड एक्सेसेस में जैसे कि हम देख चुके हैं कि हम सर्वर के ऊपर
कोई चीज स्टोर करते हैं, यानी अटैकर जो है, वेयर इज दैट, ये नहीं, इसकी इमेज कहाँ गई जो एक्चुअली इमेज थी, नॉन परसिस्टेंट और परसिस्टेंट। हम सर्वर के ऊपर कोई चीज स्टोर करते हैं, ठीक है। और ये उसी वक्त पॉसिबल होता है कि जब एप्लीकेशन हमें अलाउ करती है डेटा पोस्ट करने के लिए, और सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर ये चीज़ कॉमन है। तो मैं आ जाता हूँ अगेन DVWA पर। अच्छा, अब आ जाता हूँ XSS स्टोर्ड के ऊपर ना। अब ये पोर्टल इन्होंने बना के दिया हुआ है, वल्नरेबिलिटी स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है, फाइन। यहाँ पर देखते हैं कि कैसे काम करता है। नेम अंजुम हेलो, ठीक है, ऐसे ही फाइन गैस बुक, ठीक है। तो ये जो कुछ भी हम यहाँ टाइप कर रहे हैं एक किस्म का ये इस पोर्टल के ऊपर वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं कि लेट सपोज नेम के फील्ड के अंदर कि क्या हमारी जो स्क्रिप्ट है, जो बेसिक वाली स्क्रिप्ट जो है, क्या वो चल जाएगी। स्क्रिप्ट ओपन अलर्ट सेमीकोलन और स्क्रिप्ट क्लोज, कंट्रोल C, ठीक है, पेस्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स ही अलाउड हैं, फुल ओके, आई थिंक मे बी अप टू सम, ओके फाइन। अच्छा फाइन, जहाँ पर हम नाम ही दे देता हूँ मैं, ठीक है, और मैसेज के अंदर ऑब्वियसली अलाउ होना चाहिए वो लेंथ वाइज जो है ना, ठीक है। तो मैसेज के अंदर हमने वो पोस्ट कर दिया, राइट, साइन गैस बुक, ओके। तो राइट, अच्छा अच्छा इसमें जो सिक्योरिटी लेवल है अभी वो मीडियम हुआ है। तो मीडियम सिक्योरिटी लेवल के ऊपर उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे स्क्रिप्ट के जो का जो टैग था उसको फिल्टर कर दिया है। व्यू पेज पे हम आते हैं, ठीक है, और व्यू पेज के ऊपर आप ये देखिए इन्होंने ट्रिम किया, ठीक है, स्लैशेस को, ठीक है, ऐड कर दिया स्लैशेस को, और माइस्क्ल विल स्केप स्ट्रिंग बनाकर और HTML स्पेशल कार्ड्स में उसको डाल दिया। ओके, अगर मैं इसकी सिक्योरिटी को वीक कर देता हूँ, लो कर देता हूँ, तो फिर ये क्या करेगा। अच्छा, अंजुम और कंट्रोल V, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट हो गया। अब इसमें मसला ये कि एवरी टाइम व्हेन यू विल लोड दिस पेज और एनी अदर यूजर हु विल लोड दिस पेज, ठीक है ना, तो उसको ये पॉपअप नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम व्यू पेज करते हैं, इसके व्यू पेज के अंदर यू कैन सी हमारे पास नेम आ गया, ठीक है, ये फिर दो नेम की फील्ड हो गई। यहाँ पर हमने स्ट्रिप स्लैशेस किए, हमने मैसेज को माइस्क्ल अंडरस्कोर रेल अंडरस्कोर स्केप अंडरस्कोर स्ट्रिंग के फंक्शन में डाला। सैनिटाइज नेम इनपुट माइस्क्ल अंडरस्कोर रेल स्केप स्ट्रिंग। अब ये फंक्शन मुझे ऐसा, मैं जाहिर सी बात है मैंने तो PHP पे ऐसा इतना हैवी काम नहीं किया, पाइथन और वो जो दूसरी पर्ल थी उसमें काम किया है। तो ये क्या स्केप कर देता है, क्या करता है ये मेथड। देख लेते हैं इसको। ओके, escape use to escape special characters in a string, sending it as a query to MySQL। ओके, तो ये बेसिकली स्पेशल कैरेक्टर्स को रिमूव कर देता है, यूज टू escape स्पेशल कैरेक्टर्स MySQL के डेटाबेस में इंसर्ट करने से पहले। हम्म, ठीक है।
सॉर्ट ऑफ अ स्केप सीक्वेंस जो होता है ना, सी में अगर आपको याद हो बैक स्लैश लगा देते थे, सीम से आके वो इस तरह स्पेशल कैरेक्टर्स को वो स्केप कर रहा है। अच्छा अच्छा, लेट्स गो बैक। तो अब यहाँ पर ये चीज़ तो आ गई है, एवरी टाइम व्हेन यू विल लोड दिस पेज तो आपको एक पॉपअप मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सोर्स कोड हमने देख लिया है इसका, ठीक है। और इसमें अगर मैं मीडियम कर दूं इसकी सिक्योरिटी लेवल, ठीक है, तो अब जो है मैं एक्सेस करता हूँ स्टोर को। अच्छा पहले तो अच्छा इसमें ये है कि अगर आप यहाँ पर आए ना सेटअप में आने के बाद अगर आप इस रीसेट कर दें डेटाबेस, तो वो डेटाबेस को एम्प्टी कर देगा। तो फिर ये जो अगर कोई टेस्टिंग वेस्टिंग हुई हुई है वहाँ पर ऑलरेडी इस तरह का वो डाला हुआ है तो वो डिलीट हो जाएगा, तो बार बार ये आपको फिर पॉपअप नहीं देगा। अच्छा अब इन्होंने जो हमारे पास स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दिया स्क्रिप्ट से, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप जो है कैपिटल लेटर के अंदर जो है अगर हम स्ट्रिंग देंगे तो वो चल जाएगा। फिर इसके अंदर ये हमारे पास आ गई है, ये स्ट्रिंग रिप्लेस नेम के अंदर है, ठीक है ना। और मैसेज के अंदर जो है वो HTML स्पेशल कैरेक्टर यूज करें, मैं समझ गया, ठीक है। अ, अगर मैं यहाँ पर वो कोड रन करूंगा ना, तो वो कोड यहाँ पे हमारे पास यहाँ नहीं रन होगा। अलर्ट सेमीकोलन, जैसे प्रीवियस केस के अंदर हमें यहाँ पर रन हो गया था गैस बुक, ठीक है। क्योंकि वजह यह है कि अगर व्यू पेज पे देखें तो इन्होंने क्या किया है कोड के अंदर, एक मिनट, कोड के अंदर जो मैसेज की जो फील्ड थी ना, मैसेज की फील्ड में जो इनपुट आया था उसको एक तो स्केप सीक्वेंस से गुजारा, प्लस HTML स्पेशल कैरेक्टर्स के फंक्शन में पास कर दिया। तो ये जो मैसेज वाला जो टेक्स्ट एरिया है यहाँ पर तो समझ लीजिएगा फिल्ट्रेशन मुनासिब हद तक हो गई है। लेकिन स्टिल मैं ये देख रहा हूँ कि जो नेम वाली जो फील्ड है, नेम वाला जो वेरिएबल है, उसके अंदर अभी भी वो स्क्रिप्ट को सिंपल रिप्लेस ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है अगर हम भले यहाँ पर कुछ ना डालें, लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम नेम की फील्ड के अंदर अगर हम स्क्रिप्ट डाल दें तो यहाँ चल जानी चाहिए। अच्छा अब नेम की फील्ड का मसला ये है कि नेम की फील्ड के अंदर सिर्फ ये सिलेक्टेड नंबर ऑफ फील्ड करेक्टर जो है वो इनपुट ले रहा है, तो इसकी जो लेंथ है वो हम देखते हैं कि वो कैसे हम बढ़ा सकते हैं इनपुट के ऊपर। मैं दबा देता हूँ F12 और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस फील्ड को, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर आप ये देखें कि साइज इसका जो है वो है हमारे पास इस टेक्स्ट एरिया का 30 करेक्टर्स है, और जो मैक्सिमम लेंथ जो है आ सकती है वो आ सकती है 10 करेक्टर, जो कि लिमिट लगाई हुई है इन्होंने, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि मैक्स लेंथ के वैल्यू बढ़ा देते हैं, ठीक है। और अब मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने बंद कर दिया, स्क्रिप्ट मैंने पेस्ट कर दी, साइन टू गेस्ट बुक। और अच्छा इसमें अब क्या वो ये तो नहीं चला, फिर इसको एरर दे यानी पॉपअप देना चाहिए था। ओके, इसकी सिक्योरिटी लेवल मीडियम है। व्यू पेज में मैं आता हूँ दोबारा से। अच्छा, स्क्रिप्ट को उसने ट्रिम कर दिया, उसकी वजह यह है कि फाइन मैंने कैपिटल में नहीं लिखा था। अगेन F12 कर देता हूँ मैं,
F12 करने के बाद जो है वो हम मैं फिर सिलेक्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पर जो है मैं अगेन इसकी लेंथ को बढ़ाता हूँ, एक तो 100 कर दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर रुके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और स्क्रिप्ट का पहले वाले का मैं स्किप कर देता हूँ बड़ा। आई होप इट विल वर्क नाउ। कंट्रोल वी, टेस्टिंग, ठीक है, यस, ठीक है। इसको मैंने बंद किया, इसको मैंने बंद कर दिया, इसको मैं राइट को लेकर आ गया। अब ये देखें मैसेज तो पोस्ट हो गया, और ये वल्नरेबिलिटी जो है वो एक्सप्लॉइट भी हो गई है, ठीक है। दोबारा मैं एक्सेस में आऊंगा तो मुझे वो लोड पेज लोडिंग के ऊपर हमें वो कोड रन कर देगा। तो अच्छा, ये इसमें कोई सवाल है स्टोर्ड एक्सेस और रिफ्लेक्टेड एक्सेस के अंदर? नहीं। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक चीज़ एक्सप्लोर की है आपके लिए, मैं शेयर करता हूँ, फिर मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ लेक्चर के अंदर। सीड लैब्स, ठीक है। तो आपको वो मैंने सीड लैब्स के ऊपर 2021 में काम किया था, और ये थोड़ी चैलेंजिंग है, अब आसान हो गई हैं क्योंकि अब हमारे पास जो है वो LLMs आ गए हैं जो आपको इसका जवाब निकाल के दे देंगे। वरना इसमें ये है कि ये जो प्रोफेसर साहब आपको बीच में तस्वीर नज़र आ रही है, ये अमेरिका के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और ये जो लैब के जो मैनुअल हैं जो इन्होंने बनाए हुए अच्छी लैब्स हैं, वो इंस्ट्रक्टर को भेजते हैं सिलेक्टेड लैब्स, ठीक है ना, जिसमें सोल्यूशंस होता है। क्योंकि मैं क्रोम में खोल लेता हूँ इसको। इनकी नेटवर्क वाली लैब तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अच्छी हैं, और वेब वाली लैब जो है वो मैंने पर्सनली देखी है, एक्सप्लॉइट नहीं की, ठीक है। नेटवर्क वाली तो मददगार है। सीड लैब्स में हम आते हैं। अच्छा, ये ट्राई हैकमी तो समझ लीजिए कि एक बिजनेस पोर्टल है ना। ये तो सिंपल, ये प्रोफेसर साहब हैं, इनकी इन्होंने बुक्स वगैरह पब्लिश की हुई हैं, और इन्होंने पूरा एक लैब इन्वायरमेंट बनाया हुआ है जो आप अपने पास सेटअप डाउनलोड कर लेते हैं। ये लैब सेटअप आप डाउनलोड करेंगे यूबंटू की ना, ठीक है ना। आ, ये यूबंटू की 20.04 की वीएम आप डाउनलोड करेंगे गूगल ड्राइव से। 4 GB की ये वीएम है, और जिस तरह हम यूबंटू वर्चुअल बॉक्स में यूबंटू सेटअप करते हैं ना, वैसे ये सेटअप कर लेंगे, जैसे मैंने रिकॉर्डिंग में भी करके दिखाया था। तो वो जो एक वर्नेबल मशीन है ना, वो आपके पास आपके लैपटॉप पर आ जाएगी, ठीक है। जी, एनवायरमेंट, काली लिनक्स इज एन अटैक मशीन, ठीक है, और ये जो मशीन है इट इज अ वर्नेबल मशीन, ठीक है। जैसे मेटास्प्लॉइटेबल है वैसे ये है, लेकिन इनकी जो इंटरेस्टिंग जो चीज़ है ना वो लैब्स है। पीछे आता हूँ मैं, यहाँ पर सीड लैब्स, जो इन्होंने लैब्स बनाई हुई हैं, ठीक है। अच्छा, फिर भी वहीं चलेगा, चलें लैब्स 2.0 पे आ जाते हैं। ये लैब्स जो है वो काफ़ी मुनासिब लेवल की लैब्स हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी, सिस्टम सिक्योरिटी की लैब्स तो मैंने खुद समझ लो कि की हुई भी हैं, और बच्चों को कराई हुई भी हैं। वेब सिक्योरिटी पे हम आते हैं। जी, 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 ये चाइनीज़ ही हैं, लेकिन इनकी बुक भी मैं अभी आपके साथ बुक भी शेयर कर दूँगा। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, इतना टाइम शायद आपके पास ना हो पढ़ने के लिए। तो इसमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए जो है ना, ये इन्होंने पूरी इन्वायरमेंट सेटअप करके दिया हुआ है, और कोई ओपन सोर्स कोई प्लेटफॉर्म है, जैसे अ, होता है हमारे पास फेसबुक टाइप का, छोटे लेवल पर होगा ऑब्वियसली, उस लेवल पे तो नहीं होगा। ELGG, मैंने इसको पहले कभी नाम नहीं सुना। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर
मतलब इस वीएम में सेटअप किया हुआ है। ये इस लैब के अंदर इसको सेटअप करने का इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, और इसके अंदर आपको मैं अभी लोड हो जाए, क्योंकि एक्सएसएस के ऊपर अब हमारी डिस्कशन जो है वो ओके, ठीक है। तो आप ये देखें कि इसके अंदर ये ELGG कोई प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, जो बेसिकली समझ लीजिए कि सॉर्ट ऑफ सोशल नेटवर्क साइट की है, ठीक है। ये उन्होंने हिस्ट्री भी डाली है कि फर्स्ट टाइम नहीं, वो उन्होंने बुक में डाली है कि फर्स्ट टाइम जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की जो वर्नरेबिलिटी थी वो 2000, हाँ इन्होंने 5 में डाली, डिस्कवर हुई थी, यही हिस्ट्री डाली है। सेमी कैमकार वॉज पर्सन जिसने माई स्पेस के ऊपर ये वर्नरेबिलिटी जो है अपने प्रोफाइल के अंदर कोई स्क्रिप्ट को रन करके समझ लीजिए कि एक्सप्लॉइट की थी। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है, ठीक है। ये बनी बनाई वहाँ पर होस्ट फाइल होंगी, इसमें आपको कोई तब्दीली नहीं करनी। कंटेनर आपको यूज़ करने की मेरा नहीं है कि ज़रूरत पड़े, ठीक है। आपने सिंपल 2.3 से भी नहीं, लैब टास्क 3.1 से शुरू होना है, ठीक है। HTTP लाइव हेडर मैंने आपको बताया था कि मैंने उस दिन आपको दिखाया था, एक टूल है, एक्सटेंशन है उसका, फायरफॉक्स का, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई आप पहले HTTP लाइव हेडर इंस्टॉल कर लें, ठीक है। उसके बाद मेन जो टास्क है ना वो यहाँ से शुरू होंगे, ठीक है। कि आपने जो अब मैंने प्लेटफॉर्म को एक्सेस नहीं किया, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि जो एल का जो प्लेटफॉर्म है उसकी अपीयरेंस कैसी है, ठीक है। लेकिन ऐसा यही लग रहा है कि ये माई स्पेस टाइप का या ओपन सोर्स सोशल मीडिया टाइप का जो है वो प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जिसमें यूजर्स के प्रोफाइल वगैरह हैं, और इन्होंने यूजर्स के प्रोफाइल वगैरह, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह जो है वो दिए हुए भी हैं। लेकिन यहाँ रुको, मैं पेज मिस कर रहा हूँ शायद, वैसे मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये रहा, ठीक है ना। ये यूजर के प्रोफाइल्स वगैरह उन्होंने दिए हुए हैं कि एडमिन का पासवर्ड ये है, एलिस जो यूजर है उसका पासवर्ड ये है। यानी कि आपने क्या करना है, जो एल्क सर्वर है, जब आप इसका यूआरएल एक्सेस करेंगे तो उसके वहां पर आपके पास यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा, यानी कि लॉगिन का पेज मिलेगा। वहां पे आप लॉगिन करेंगे तो आप यू कैन, दीज आर द वैलिड यूजर नेम पासवर्ड, आप इनमें से कोई यूजर नेम पासवर्ड को लॉगिन करके, को यूज करके आप लॉगिन कर लें, ठीक है। टास्क क्या है, टास्क यहाँ से शुरू हो रहे हैं। वही बात है कि आपने सबसे पहले जो बेसिक टेस्टिंग है, फिर चेक करना है कि क्या ये साइट के ऊपर वर्नेबिलिटी है या नहीं है। क्योंकि देखिए असल में DBWA या इस तरह का जो प्लेटफॉर्म है ना, वो प्लेटफॉर्म, दीज प्लेटफॉर्म्स आर डिजाइन टू बी वर्नेबल, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एल्क का जो रिसेंट वाला जो वर्जन है वो वर्नेबल नहीं है, लेकिन इन्होंने इसको कस्टम किया हुआ है। इन्होंने सिक्योरिटी लेवल को थोड़ा सा कम किया हुआ है। तो vulnerabilities आर देयर, बट यू नीड टू डिस्कवर कि वो vulnerabilities कहाँ पर है, एज कंपेयर टू DBA प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको पता है कि भाई मैं यहाँ पर जाऊंगा, इस इंटरफेस पे जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे XSS की vulnerability ही मिलेगी, यहाँ पर मुझे स्टोर्ड XSS की vulnerability ही मिलेगी, ठीक है। जबकि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको vulnerability जो है दरअसल डिस्कवर करनी पड़ेगी। लेकिन दैट इज फॉर श्योर कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी कि इस पर्टिकुलर लैब में आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की vulnerability जरूर मिलेगी, ठीक है। तो मेरी सजेशन ये होगी कि आप इसको, मैंने इसे में डाउनलोड भी करके रखा हुआ है, बट इट विल, हमारे पास टाइम जो है ना वो फिर थोड़ा सा शॉर्ट है। मैंने VM जो है ऑलरेडी डाउनलोड कर ली दी है इसकी ना, ये रही, नहीं ये नहीं है, कहाँ करी थी मैंने, मैंने की तो थी मैंने, शायद डायरेक्ट गई होगी, FDM से नहीं की, ये रही। अच्छा, कैंसिल हो गई यार। तो हम कहीं अगर कहोगे तो मैं फिर इसका सेटअप करवा दूंगा आपको ना, ये लैब सेटअप कैसे होगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात? डन, डन हो गया। हाँ, मैं आपको
देखो जब मैंने इस साहब को जो है ना फर्स्ट टाइम आई वाज इनकाउंटर्ड व्हेन आई वाज डूइंग द कोर्स वर्क ऑफ माय पीएचडी, 2020 की बात होगी, ठीक है ना। तो इनकी जो बुक है भाई वो तो बहुत ही जबरदस्त बुक है, क्योंकि मुझे नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, तुम्हें पता है वो मेरा मेन एरिया है। तो इनकी जो इंफ्रा और सिक्योरिटी की जो बुक है वो बहुत डिटेल में बुक है, और मैं वो बुक शेयर अपलोड कर देता हूँ, 200-250 MB की है गालिबन ना। और उसके अंदर एप्लीकेशन सिक्योरिटी का पार्ट भी कवर किया हुआ है इन्होंने ना। और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की ये जो, टू बी ऑनर, जो मैंने आज के लेक्चर के अंदर तुम्हें यानी कि डायग्राम्स वगैरह ऐड की हुई है ना, ये वाली डायग्राम, ये मैंने इनकी बुक से ही कॉपी की है, तो मैं इनको एक्नॉलेज भी करना चाहूँगा, ठीक है। तो जी, ये मैंने इन्हीं की बुक से, मैंने इनका नया लेटेस्ट वर्जन आ गया इस बुक का, लेकिन ये है कि ये बुक सफिशिएंट बुक है। तो इसके अंदर तीनों एस्पेक्ट जो है, नेटवर्क, लिनक्स, सर्वर और वेब, ये तीनों एस्पेक्ट जो है वो कवर किए हुए हैं। टेबल ऑफ कंटेंट पे, मेन टेबल ऑफ कंटेंट, इसमें खास बात है हमारा फोकस इतना वाइड नहीं था, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी है, बट दिस इज सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी और रिलेटेड टू सर्वर एंड, ठीक है। जिसके अंदर सेट यूआईडी है, यूनिक्स की है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स अटैक, ये भी लिनक्स से रिलेटेड है। शेल शॉक, तुम्हें पता है बैश का बहुत बड़ा पंगा रहा है। बफर ओवरफ्लो अटैक, आई एम सॉरी मैं इसको कवर नहीं करवा सका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बफर ओवरफ्लो अटैक जो है। अच्छा, इसके अलावा आरओपी, रिटर्न ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो खैर, कमिंग बैक टू, मैं फॉर्मेट स्ट्रिंग वर्नेबिलिटी, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपके, अगर आपको रीडिंग का थोड़ा सा है, तो क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, ठीक है। पेज नंबर 216 पे आप आएंगे तो आपको ये डायग्राम भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी, 216, ठीक है, ठीक है। तो आई शेयर दिस बुक विद यू। और ये चैप्टर आसान है वैसे, इसके वेब वाले जो है ना, नेटवर्क वाले थोड़े से चीज़ें मुश्किल हैं, सही है। अच्छा, तो और इन्होंने अलग से हर समझ लो कि हर चीज़ का अलग से लैब बना के डाल दिए। ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की है तो ये CSRF की है। एसक्यूएल इंजेक्शन की लैब्स अलग है। क्लिक जैकिंग वैसे मतलब काफ़ी कॉमन हो गई है, इसमें इतना कोई फिक्सेशन में इतना कोई मसला नहीं है। शेल सॉक की वल्नरेबिलिटी अलग है। और हमने जो नेटवर्क वाली जो चीज़ें पहले कवर की थी, तो है, मैंने नेटवर्क सिक्योरिटी में इनकी ऐसा कोई हेल्प नहीं ली, क्योंकि वो ये बहुत डीप में इनके लेक्चर्स हैं या इनकी जो लैब्स हैं, क्योंकि एक ही लैब के अंदर आपको 5-5, 7-7 टास्क मिलेंगे। और ये वेब वाली लैब के अंदर भी आपको, यू विल फाइंड कि आपके पास जो है ना वो, समझ लो कि ये एक एक्सएसएस वल्नरेबिलिटी को करने के लिए आपको जो है ना वो 7-8 लैब, 14 पेज का मैनुअल है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द डेप्थ यू विल गेन आफ्टर परफॉर्मिंग दीज लैब्स। तो ये मैं लिंक अभी भेज देता हूँ आपको ना, ग्रुप के ऊपर। कहाँ गया? अच्छा, तो कमिंग बैक टू our level, I must say that in the sense the course level is concerned, ठीक है। कमांड एग्जीक्यूशन हमने उस दिन देख ली थी। और नाउ ब्रूट फोर्स जो है वो, आप इसको इस वाले यूआरएल को यूज करके आप ब्रूट फोर्स जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, या इसका जो डिफॉल्ट वाला जो पेज है, ठीक है ना, आप इसके साइन आउट, अगर मैं बाकी उसी पेज पे आप कर सकते हैं, वरना वो यहाँ पर मैं लॉग इन हुआ हूँ असल में ना। मैं अगर न्यू विंडो खोलूंगा तो वो मुझसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। अदरवाइज आप जो है ना इस वाले पेज को यूज करके आप ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। अच्छा, ब्रूट फोर्स के लिए, इफ यू रिमेंबर, जब हम सिस्टम सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे थे, सिस्टम हैकिंग के ऊपर, तो हमने हाइड्रा टूल को यूज किया था। तो यू कैन ट्राई हाइड्रा ओवर हेयर, क्योंकि अब यहाँ पर लिमिट नहीं है, यहाँ पर हम ब्लैकलिस्ट वगैरह नहीं हो पाए होंगे, तो एफटीपी में भी नहीं हो पाते थे, आज के बाद लोकल सेटअप हुई हुई है। तो यहाँ पर हम हाइड्रा यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू क्रैक द पासवर्ड। तो ये एक टास्क मैं ऐड कर देता हूँ आपकी लिस्ट के लिए, कि आप ब्रूट फोर्सेस पे लगाएं, ठीक है।
अच्छा, एक और मैंने लैब अभी इसको मैं एक्सप्लोर कर रहा था। वो कहाँ गई? हाँ, इसमें इसमें एक और वर्नेबिलिटी भी है जिसको आप कहते हैं HTML इंजेक्शन वर्नेबिलिटी। ठीक है, कि आप अपने कोड के अंदर, मतलब क्योंकि यहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर जो है वो HTML कोड जो है वो इंजेक्ट कर लें आप। ठीक है, अब वो क्या चीज़ है, जैसे कि अब मैंने ये एक टैग जो है पहले से एक्सप्लोर कॉपी करके रखा हुआ है, मेटा HTTP इक्विप रिफ्रेश पेज को रिफ्रेश करेगा ये। ठीक है, कंटेंट का पैरामीटर जो है वो ये इसलिए हर कंटेंट की लेंथ तो 0 है, और कंटेंट का पैरामीटर बेसिकली पर्पस उसका जो है वहाँ पर नंबर ऑफ सेकंड्स है, और उसके बाद जो है ना आपने जो यूआरएल देनी है वहाँ पर इसको रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये एक वर्नेबिलिटी भी है जो आप HTTP इंजेक्शन वर्नेबिलिटी, जो आप यहाँ पर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ऑल्दो इसकी मदद से आप जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के काम नहीं कर सकते, लेकिन HTTP इंजेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो इफ़ यू गो टू DVA, तो यहाँ पर आप इसको रिफ्लेक्टेड में अगर आप डालें, ठीक है, और इसको सबमिट का हम कर दें, तो हमारी जो पेज है वो डायरेक्ट हो जाएगा, जो भी हमने टारगेट यूआरएल सेट किया हुआ होगा। इफ आई गो बैक, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कंटेंट के पैरामीटर को आगे से अगर मैं कर दूं लेट्स से 10, तो आई बिलीव ये सेकंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस। ठीक है, और बिल्कुल इस तरीके से चूंकि ये वर्नेबिलिटी यहाँ पर है, तो स्टोर्ड एक्सेसेस वाले में भी आपको जो है, अगर मैं डेटाबेस को थोड़ा क्लीन अप कर दूं, आई गेस हो कि आपको ये वर्नेबिलिटी जो है वो मिल जाएगी। स्टोर्ड, लेट मी ट्राई ओवर हियर। ठीक है, बस अब यहाँ, अबे यार ये भाई बच्चों को अच्छा, यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, अच्छा यहाँ पर व्यू पेज कर लेते हैं। अच्छा, व्यू पेज किया तो इसके अंदर क्या है, अच्छा ये लेवल कौन सा है सिक्योरिटी का, ये मीडियम लेवल है। अच्छा, मीडियम लेवल है। मीडियम लेवल में इन्होंने जो मैसेज का जो वेरिएबल है इसको अंदर तो HTML स्पेशल कैरेक्टर का फंक्शन कॉल किया हुआ है, और नेम के वेरिएबल के अंदर तो इन्होंने वो ये वर्नेबिलिटी तो हम इसको टेस्ट कर चुके हैं। हाँ, इसमें हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो हम इसकी लेंथ चेंज करके इसको पेस्ट कर देते हैं F12 स्टोर्ड वाले में ना। ठीक है, इंस्पेक्टर यहाँ पर आया मैं, और इसकी लेंथ कितनी है, मैक्स लेंथ 50, एक जीरो बढ़ा देते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, और कंट्रोल V, ये मैंने पेस्ट कर दिया। हेलो साइन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है इसको रिफ्लेक्ट यानी कि इसको रिडायरेक्ट होना चाहिए जो हम इसको यूआरएल दी थी हमने। ठीक है, और इसमें स्पेशल करैक्टर आ रहे हैं मैसेज की फील्ड के अंदर। अच्छा, नेम की फील्ड को करके देख लेते हैं। ठीक है ना, नेम की फील्ड के अंदर लेंथ को फिर हमें ऑल्टर करना पड़ेगा, उसके अंदर भी जो है उसके अंदर भी जाहिर सी बात है हमें 10 ही कैरेक्टर मिलते हैं ना।
तो ऐसा करते हैं कि इसको मैंने डेमो कर दिया और F12 इंस्पेक्ट कर लेते हैं इसको, और इसकी लेंथ जो है वो मैक्स लेंथ को कर देता हूँ 200। ठीक है, कंट्रोल V। ठीक है, फाइन गेट्स प्रूफ। यस, ठीक है। तो इंजेक्शन, HTML इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी जो है वो वहां पर हमें मिल गई। लेट्स गो बैक टू URL, नहीं इसका IP है इसकी 108। ठीक है, ये अब मुझसे लॉगिन उसने नहीं लिया। ठीक है, अब मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ दूसरे ऑप्शंस। ठीक है, लेकिन जैसे मैं स्टोर्ड एक्सेसेस पे जाऊंगा तो मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा, और कोई भी यूजर जाएगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो सो इन सर्टन सिचुएशन, अगर स्टोर्ड जैसे कि एक्सेसेस है हमारे पास, तो HTML इंजेक्शन जो है ना, सिंपल HTML इंजेक्शन, नॉट द स्क्रिप्ट इंजेक्शन, सिंपल HTML इंजेक्शन भी जो है वो पेज को जो है वो अच्छा खासा एप्लीकेशन के साथ खिलवाड़ कर सकता है। इसको मैं कर देता हूँ सेटअप क्लीन। ठीक है, अच्छा तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक जो मैंने लिस्ट में ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हमारी क्लास ट्यूसडे को होती है, ठीक है, तो फिर मेरा प्लान है कि हम एसक्यूएल इंजेक्शन को डिटेल में देखें, क्योंकि एसक्यूएल इंजेक्शन को अगर हम देखें तरीके से तो वो कम से कम उसको थोड़ा डिटेल में देखना चाहिए। और लेकिन हम CSRF को भी देख सकते हैं। ठीक है, कमांड एग्जीक्यूशन मैंने कल उस दिन करवा दिया था। और एक और चीज़ जो है ना वो मैं देख रहा था, बर्ब सूट का हमने दो एक्चुअली मॉड्यूल को कवर करने की कोशिश की है। द फर्स्ट मॉड्यूल वाज प्रॉक्सी मॉड्यूल एंड सेकंड मॉड्यूल वाज रिपीटर मॉड्यूल। तो आई वाज गोइंग चेकिंग कि हम इसमें इंट्रूडर मॉड्यूल जो है, समझ लीजिए कि इंट्रूजन परफॉर्म करने के लिए सॉर्ट ऑफ ब्रूट फोर्स के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा था कि मैं एक लैब जो है ना, या एक लैब का पार्ट यानी एक सेशन के अंदर मैं इसको भी करवा दूं। तो इंट्रूडर मॉड्यूल हो गया, एसक्यूएल इंजेक्शन, SRF, CSRF। ठीक है, और अगर आप कोशिश पहले कीजिएगा कि अगर आप ये सीड लैब्स को खुद से सेटअप कर पाएं, इफ यू वांट एबल टू डू दैट, तो हम जो है फिर मैं आपको लैब में आपको या उसकी रिकॉर्ड करके मैं आपको बता दूंगा कि ये सीड लैब को अपने सेटअप कैसे करना है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आई लाइक टू ओपन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, वेब अटैक वाला। हम्म, जी बिल्कुल। मैं ये, हाँ, मैं स्क्रीन विजिबल है ना। ठीक है, तो इसको HTML को हम चलाते हैं वहां पर, कहाँ पर, किस रिफ्लेक्टेड में या इसमें स्टोर्ड वाले में? हम्म, अच्छा एक मिनट। ठीक है, ठीक है, सिक्योरिटीज मीडियम एक्सेस में मैं आ गया, किस में, स्टोर्ड वाले में, रिफ्लेक्टेड में? हाँ, ये ना। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अभी क्या कर रहा है ये, HTML है, हमने कॉन्कैटिनेट किया है, फिर स्क्रिप्ट को कॉन्कैटिनेट किया है, और अलर्ट। ठीक है, अलर्ट के अंदर हम
हाँ ये हटा दो ना। क्या हटा दो? अच्छा दूसरे और तीसरे ये हटा दो। ठीक है। ठीक है। लेकिन हम इसको मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये आपने प्लस स्क्रिप्ट ये तो कॉन्कैटिनेट कर दिया आपने ना। ये दो दफा हमने किया है। ओके। हम्म। अच्छा अब पता है इसमें मसला क्या है? इसमें ये तो सिंपल स्क्रिप्ट को रिप्लेस कर रहा है ये तो। इसका व्यू पेज अगर आप देखें, ठीक है ना, तो ये तो सिंपल स्क्रिप्ट को रिप्लेस कर देगा। मैम आप जो करना चाह रहे हैं वो हाई लेवल में चलेगा, लेकिन चले हम पहले इसको यहाँ चलाते हैं। ओके। नहीं इसको ट्राई करते हैं। ये सबमिट किया मैंने। तो उसने क्या किया, क्योंकि इसका अगर मीडियम सिक्योरिटी लेवल के ऊपर अगर इसका व्यू पेज करें ना, तो आप ये देखें कि मीडियम सिक्योरिटी लेवल के ऊपर व्यू पेज में क्या हो रहा है, वो स्क्रिप्ट के कीवर्ड टैग को कंप्लीटली रिप्लेस कर रहा है एम्प्टी स्ट्रिंग से। ठीक है। तो जहां जहां उसको अलर्ट नहीं चलता, अगर मैं इसको हाई कर दूं सिक्योरिटी लेवल को, तो वहां पर वो फंक्शन कॉल कर रहा है मेरे हाल में स्ट्रिंग कार्ड्स वाला ना। एक मैं एक मिनट, यहाँ पर हम आते हैं वापस से। हाई में क्या कर रहा है? हाई में तो वो सिंपल स्पेशल करेक्टर को उठा ले, वो पास कर देगा। वो तो ये नहीं चलेगा, हाई में ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। लो में देख लेते हैं। लो में तो फिर ये नेस्टेड बन गया ना। लो में तो फिर ये नेस्टेड बन गया। 1 एक दफा, बाकी एक दफा उसने चलाया, बाकी वाला अलर्ट जो है ना उसने उसको स्ट्रिंग में प्रिंट कर दिया। तो ये क्या था? डन। सही है। सही है। ठीक है। तो मैं ये देख रहा था कि हम इसमें देखिए, इसमें पूरी लिस्ट मैंने ऐड कर दी है, इसको मौका मिले देख लीजिएगा। क्लिक जैकिंग आपको पता है बहुत बेसिक सी चीज़ है, कोर्स वगैरह के ऊपर हम बात कर। अच्छा वैसे हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं। मैंने सिर्फ ये खोली कि हम एक्सरसाइज कवर करने की कोशिश की है जितना हम कर सकते थे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम वी हैव। तो सी एस आर एफ आई विल ट्राई टू कवर इट इन द अपकमिंग सेशंस, और एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है। अब अगर हमारी दो क्लासेस, तीन क्लासेस कोशिश करेंगे, प्लान कर लें। अगर दो क्लासेस भी होती हैं तो फिर हमारा फोकस फिर मेरा हो जाएगा एसक्यूएल इंजेक्शन की तरफ ज़्यादा। ठीक है। अगर हमारी सैटरडे को क्लास नहीं होती तो फिर ट्यूसडे वाली क्लास में हम एसक्यूएल इंजेक्शन कवर से शुरू करेंगे, और अगर टाइम बचा थर्सडे वाली क्लास में तो फिर हम सी एस आर एफ कर लेंगे। ठीक है। बाकी मैं अवेलेबल होऊंगा आने के बाद भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम्म। डन हो गया। डन हो गया। हम्म। बिल्कुल। डन हो गया। फिर हम सैटरडे वाले दिन जो है ना सी एस आर एफ या एसक्यूएल इंजेक्शन को कर लेंगे। और फिर मतलब हम अब एम्पल देन वी विल हैव एम्पल टाइम ना, तीन क्लासेस में काफी मुनासिब हो जाएगा। ठीक है। सही है। हम्म।
8 PM। सही है। नहीं फिर देख लेते हैं अभी बिलाल का भी एक दो मैसेज आया है, मैंने अभी सुना नहीं है, ठीक है ना। तो सैटरडे को क्लास एटलीस्ट 9 PM पे तो डन है। अगर बिलाल ने पहले ज्वाइन करना हो और मुझसे Q&A करना होगा तो फिर मैं बिलाल को पहले बुला लूंगा और रेगुलर क्लास हम 9 बजे रख लेते हैं, ठीक है। हाँ, रेगुलर क्लास हम 9 बजे रख लेते हैं और अगर बिलाल ने Q&A करना होगा तो वो मैं इसको जल्दी बुला लूंगा, 8 बजे बुला लूंगा। सही है, ठीक हो गया। तो आज फिर हम इसको यहाँ पर रोकते हैं, ठीक है। एक दफ़ा मैं लिस्ट को दोबारा देख लूँ। अ, अ, अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी, चलो वो मैं आखिरी वाली क्लास के अंदर आप लोगों को कुछ सजेशन और गाइडलाइंस दे दूंगा कि मजीद आपके इन एरियाज में या किस वर्नेबिलिटीज को आप फोकस कर लें और उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मेरे साथ डिस्कस कर लें। क्योंकि इसमें जैसे SSRF जो है, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी, ये भी समझ लीजिएगा किसी ज़माने में, अब तो नहीं, किसी ज़माने में टॉप 10 में कंसिडर की जाती थी, ठीक है। तो ठीक है, आज के लेक्चर को भी यहाँ पर रोकते हैं और इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन हम मिलेंगे 9 बजे।